कवर अप। चलो भाई सब लोग ओपन करेंगे। लेट्स फिनिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट टुडे। और बातें करने के लिए थोड़ी बोल रहा है। बातें करने के लिए तो नहीं बोल रहा है। पीयूष पढ़ना शायद थे इतने दिन से। हाँ। क्या चीज कवर अप किया कुछ नहीं किया। क्या हमें उम्मीद लगा रहे तो अच्छे मार्क्स से पास होगा, पता चले पास ही नहीं हो रहा। नहीं ऐसे ही लगता होता है। ऐसे नहीं है। देखो इधर, प्लीज लाइटली मत लो सीए को। इधर देखो सब लोग। मैं करूँ अब शुरू। लोकेश बस। बस बस। अब इधर देखो। लास्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कल हम लोगों ने एक टॉपिक किया था सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक। लेट्स रिवाइज दैट टॉपिक बिफोर वी डू दिस। हम लोगों ने सेक्शन 138 में पढ़ा कि जब कोई भी पर्सन किसी को कोई चेक इश्यू करता है विच इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक, और वो चेक डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर होने का रीजन क्या है? क्योंकि फंड्स इनसफिशिएंट थे, या फिर आपका बैंक के साथ जो अरेंजमेंट था उस अग्रीड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट का चेक। एंड जो आपने चेक इशू किया था किस चीज के लिए किया था? कोई डेट डिस्चार्ज करने के लिए किया था। तो हम लोग कहेंगे कि आपने एक अफेंस कमिट किया है। अब अगर अफेंस कमिट किया है तो क्या कुछ किया जा सकता है? अप टू 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट, डबल फाइन, या दोनों चीजें। बट इसके लिए तीन कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। आपको चेक प्रेजेंट करना है विद इन वैलिड पीरियड। वैलिड पीरियड क्या होता है? जो भी चेक की डेट है उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर। नेक्स्ट, जब भी बैंक से आपको नोटिस आया कि चेक डिसऑनर हो गया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपने सामने वाले पर्सन को एक नोटिस देना है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया। जब सामने वाले पर्सन को आपका लेटर मिला कि चेक डिसऑनर हो गया है, उसके 15 डेज तक उसके पास टाइम है पेमेंट करने का। अगर वो 15 डेज तक पेमेंट नहीं करता है फिर हम उसे स्यू कर सकते हैं। जब भी कोई भी चेक डिसऑनर होगा तो ये एज्यूम किया जाएगा कि जो पर्सन है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मतलब कि जो चेक दिया गया था किसी डेट को डिस्चार्ज करने के लिए दिया गया था, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। एंड अगर कोई पर्सन कहे कि मुझे तो लगता था कि मेरे अकाउंट में पैसे होंगे उस दिन, उस चीज को हम वैलिड डिफेंस मानेंगे ही नहीं। इवन इफ ये पर्सन कहे कि मेरे अकॉर्डिंग तो कोई रीजन ही नहीं था कि अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स ना हो, आई हैव नो रीजन टू बिलीव दिस, इस चीज को हम वैलिड डिफेंस मानेंगे ही नहीं और वो फिर भी पुनिशेबल होगा। अब लास्ट टॉपिक है प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे अलग अलग रूल्स आएंगे जहां विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटमेंट कि किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट कैसे करना है। किसी भी एक रूल से केस स्टडी पूछी जा सकती है। तो हम लोग हर एक हेडिंग पढ़ेंगे और हर हेडिंग में एक ही वर्ड को हाईलाइट करेंगे। जब हमने रिवाइज करना होगा और जो हम समरी चार्ट भी बनाएंगे उसी से हमारी सारी केस स्टडी सॉल्व। ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। मान लो मैंने बिल बना दिया, मैंने बिल ड्रॉ करके भेजा। मैंने बिल ड्रॉ करके लेट से राधिका को भेजा कि आपने मुझे 2 महीने के बाद 1 लाख की पेमेंट करनी है। तो क्या अभी ये बिल वैलिड क्रिएट हो गया? कब वैलिड होगा? जब राधिका इसके ऊपर क्या कर देगी, साइन कर देगी। तो इस केस में क्या है, मुझे एक्सेप्टेंस के लिए भी प्रेजेंट करना है। अभी तो वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है। जिस पर्सन को ऑर्डर दिया है जब वो पर्सन उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा तभी वैलिड बनेगा ना। तो हमने एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना है। कहते हैं कोई भी बिल जो कि आफ्टर साइट है,
मस्ट बी प्रेजेंटेड टू ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस। वो आपने ड्रॉई को एक्सेप्टेंस के लिए देना है। बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड एक्सेप्टेंस, ये कौन दे सकता है? जिस पर्सन के पास राइट है एक्सेप्टेंस डिमांड करने का, मतलब जो जिसके पास ऑर्डर देने का राइट है, सिर्फ वही पर्सन उसे बोल सकता है कि आप इसे एक्सेप्ट करो। विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन, जब आपने ड्रॉ किया है उसके रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर। ऐसा नहीं होगा कि मैंने गुड्स डिलीवर की 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को बिल बना दिया, बट इसे मैं दे रही हूँ 25 दिसंबर। इट मस्ट बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम। एंड बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डे पे मैं इसे संडे को नहीं दे सकती हूँ, मैं रात को 12 बजे नहीं दे सकती हूँ। तो छोटे से पॉइंट में 4 पॉइंट्स आए। 4 पॉइंट्स क्या है? एक पॉइंट तो हमारे पास ये आया कि ये रूल सिर्फ किस चीज के लिए है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि उसी को एक्सेप्टेंस चाहिए। मैंने किसी को चेक देना है, मैंने साइन कर दिया, किसी की एक्सेप्टेंस थोड़ी चाहिए। मैंने किसी को प्रोमिसरी नोट इश्यू कर दिया कि मैं आपको पैसे दूंगी, किसी की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। एक्सेप्टेंस किस चीज में चाहिए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप एक्सेप्टेंस के लिए दोगे। कौन दे सकता है? जिस पर्सन के पास राइट है एक्सेप्टेंस डिमांड करने का। कितनी देर के अंदर अंदर दे सकता है? रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर दे सकता है। कब दे सकता है? बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डेज में। पर हर टाइप के बिल को भी नहीं देना होता, सिर्फ किस टाइप के बिल को देना होता है? आफ्टर साइट। ठीक है। अब ये आफ्टर साइट का मतलब क्या है? तो जिन लोगों ने अकाउंट्स में चैप्टर किया हुआ है उनको समझ आ गया होगा, बाकी सबको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बिल आफ्टर साइट, एक होते हैं बिल आफ्टर डेट। जो बिल आफ्टर डेट होते हैं, इसमें जो टाइम पीरियड है बिल का, वो स्टार्ट हो जाता है विद अफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया था उसी दिन टाइम पीरियड शुरू हो गया। पर जो बिल आफ्टर साइट होता है, इसमें टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। हमने अकाउंट्स में इस चीज के क्वेश्चंस भी किए थे, मैं अभी वो क्वेश्चन दोबारा भी करवाती हूँ आपको रिकॉल करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल है 10 दिसंबर को। मान लो बिल 10 दिसंबर को ड्रॉ किया गया। मेरे से लेट से नवजोत गुड्स खरीदने आया, मैंने नवजोत को बोला कि ठीक है मैं आपके घर पे गुड्स भिजवा देती हूँ। मैंने उसके घर पे गुड्स भिजवा दी 10 दिसंबर को, और साथ ही एक बिल भेज दिया। उसने इस बिल के ऊपर साइन किया कि हाँ जी मैम मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं पेमेंट कर दूंगा 12 दिसंबर को। मैंने बिल में लिखा था कि 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है। अब 3 मंथ्स कहाँ से शुरू करें? 10 दिसंबर से शुरू करें या 12 दिसंबर से शुरू करें? अगर जो बिल है वो आफ्टर डेट है, उस केस में टाइम पीरियड कहाँ से शुरू हो गया? जिस दिन बिल क्या किया गया था? ड्रॉ। तो अगर आफ्टर डेट बिल है, हम 10 दिसंबर से ही 3 महीने काउंट करने शुरू कर देंगे। पर अगर जो बिल है वो आफ्टर साइट है, उस केस में ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कब शुरू होगा? जब सामने वाले पर्सन ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक्सेप्ट कब किया है? 12 दिसंबर। तो इस केस में टाइम पीरियड बनेगा 10 दिसंबर प्लस 10 जनवरी, 10 फेब एंड 10 मार्च। और सेकेंड केस में बनेगा 12 मार्च। सबको समझ आया ना? कोई भी बिल्स हों तो बिल की जो मेच्योरिटी डेट होती है, बिल की मेच्योरिटी डेट इज इक्वल टू जो भी ड्यू डेट है प्लस 3 ग्रेस डेज। 3 डेज का क्या मिलता है? ग्रेस टाइम मिलता है। लेट से मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 3 मंथ्स के बाद पैसे दूंगी। 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए 10 फेब को। अब जब आप 10 फेब को पैसे मांगने आओगे, ऐसा नहीं है कि मैं साथ के साथ ही ड्रॉर से निकाल के पैसे दूं। मुझे 3 दिन का टाइम मिलता है, मुझे 3 मंथ्स डेज के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। तो एक्चुअली मेच्योरिटी डेट क्या होगी? 10 दिसंबर मार्च में फिर से 3 डेज ऐड करेंगे, 13 मार्च। और 12 मार्च में फिर से 3 डेज ऐड करेंगे, 15 मार्च। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बिल को
ड्रॉ किया गया, उसमें जो भी बिल का टाइम है वो ऐड कर दो, तो हमारे पास आ जाती है ड्यू डेट। ड्यू डेट में 3 डेज ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाती है, मेच्योरिटी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कब लगाना है, अगर जो बिल है वो आफ्टर डेट बिल है। अगर जो बिल है वो आफ्टर साइट बिल है, तो ड्रॉ की जगह हम लोग यहां पर कौन सी डेट देखेंगे, बिल को एक्सेप्ट करने की डेट। उसमें जितना भी टाइम लिखा हुआ है ये टाइम ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्यू डेट। ड्यू डेट में आपने हमेशा क्या ऐड करना है, 3 डेज, फिर आपके पास क्या आ जाएगी, मेच्योरिटी डेट। ये लिखो, ये 5 मार्क्स की केस स्टडी लॉ में पूछी जाती है। टॉपिक हम लोगों ने अकाउंट्स में भी पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। अकाउंट्स में जब जर्नल एंट्रीज करनी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो डेट्स लिखने के टाइम इस चीज की जरूरत पड़ती है। और लॉ में केस स्टडी, मैं अभी आपको पेपर का क्वेश्चन भी दिखाती हूँ। अगर ऑनलाइन किसी को भी नहीं समझ आई प्लीज मुझे मैसेज करके बताएंगे। लविश, मुझे नहीं समझ आया आपका मैसेज। क्लियर है? डन। अक्षरा, हैव यू नोटेड, कैन आई मूव फॉरवर्ड? सबने नोट डाउन कर लिया है? यस मैम। देखो जी, अब जो आपने मेच्योरिटी डेट निकाली, कई बार ऐसा पॉसिबल है कि जो मेच्योरिटी डेट है उस दिन कोई हॉलीडे है। ठीक है, मान लो ड्यू डेट बनती थी 12 अगस्त, तो 12 अगस्त में 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे। 12 अगस्त में 3 डेज ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, 15 अगस्त। अब 15 अगस्त को तो पता ही है बैंक बंद होते हैं, तो इस केस में हम 15 अगस्त की जगह किस दिन पैसे लेने जाएंगे, सीडिंग के एक दिन पहले। तो अगर जो मेच्योरिटी डेट है वो पब्लिक हॉलीडे है, और संडे को भी पब्लिक हॉलीडे माना जाता है, तो आपने पैसे एक दिन पहले लेने जाने। मतलब कि अगर मैंने चेक इशू किया था 12 जुलाई का, और मैंने बोला 1 महीने बाद मैं पेमेंट करूंगी, तो आप मेरे से पैसे मांगने कब आओगे, 12 अगस्त। मैंने कब तक पेमेंट करनी है, 12 अगस्त में 3 डेज ऐड करेंगे, 15 अगस्त। अब मैंने कहा कि उस दिन तो बैंक बंद ही होते हैं, तो मैं नेक्स्ट डे पेमेंट कर देती। तो अगर मैंने 16 अगस्त को पेमेंट की, क्या आप मुझे ये कह सकते हो मैम आपने लीगली गलत काम किया है, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है? यस। मुझे पहले से ही पता है 15 अगस्त को छुट्टी है, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं एक दिन पहले पेमेंट। संडे का भी हमें पहले से ही पता है, तो जब भी पब्लिक हॉलीडे होगी, मेच्योरिटी डेट क्या होगी, प्रीसीडिंग डे। बट अगर कोई अनफॉर्चून हॉलीडे आ गई, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कोविड में गवर्नमेंट ने अचानक से ही डिक्लेयर कर दिया कि इस दिन बैंक्स बंद है। ठीक है, लेट्स से भी पाकिस्तान के साथ जब इशू हुआ था, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि कुछ दिन सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद रहेंगी, बैंक्स बंद रहेंगे, तो उस केस में मेच्योरिटी डेट क्या बन जाएगी। इस चीज का बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का केस स्टडी पूछा जाता है, बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। हाँ जी, प्लीज ये सॉल्व करेंगे सब लोग।
अभी लॉग इन कर लिया। हो क्या सकता है? आसान क्वेश्चन है, अगर हमें एग्जाम में है तो। स्नेहा हो गए दोनों पास। देखो बच्चे, एक बिल है। बिल के ऊपर डेट लिखी हुई है 31 अगस्त। टाइम पीरियड लिखा हुआ है 20 डेज, और बिल किस टाइप का है? आफ्टर साइड। मतलब कि एक्सेप्टेंस से काउंटिंग करनी है। हमने एक्सेप्टेंस के लिए किस दिन दिया? 31 अक्टूबर। तो 31 अगस्त को इग्नोर करेंगे, हम काउंटिंग कहां से करेंगे? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर में 20 डेज ऐड करेंगे। 20 डेज क्या बन गए? 20 नवंबर। अगर मुझे पूछते ड्यू डेट बताओ तो मेरा आंसर क्या होता? 20 नवंबर। पर उन्होंने मेरे से क्या पूछी है? मेच्योरिटी डेट। 20 नवंबर में 3 डेज और ऐड कर देंगे और मेरा फाइनल आंसर होगा 23। ठीक है। नेक्स्ट, एक बिल ड्रॉ किया गया 15 अक्टूबर के लिए। 20 डेज का बिल है आफ्टर साइड, एंड उसे एक्सेप्ट। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन ही है, सिमिलर ही है। ठीक है, एक सेकेंड। 15 अक्टूबर का बिल है, 20 डेज का बिल है आफ्टर साइट, एंड बिल इज प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑन 31 अक्टूबर, or ascertain the date of maturity of a bill payable 120 days after date. The bill of exchange is drawn on। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हुआ। आफ्टर डेट बिल है, ड्रॉ कब किया गया है? 1 जून 2005, एंड टाइम पीरियड कितना है? 120। तो 1 जून 2005 में जब आप 120 डेज ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? ड्यू डेट। उसमें 3 डेज और ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? मेच्योरिटी डेट। अब एक बार ये करके देखते हैं। मुझे इसमें 120 डेज ऐड करने हैं, तो पहले तो जून के कितने दिन हो गए? 29 डेज। 1 जून को तो मैंने ड्रॉ ही किया, तो 1 जून को नहीं काउंट करोगे, बाकी के दिन काउंट करेंगे। 29 डेज। जुलाई के कितने डेज हो गए? 31 डेज। अगस्त के भी कितने डेज हो गए? 31 डेज। तो अभी तक टोटल कितने दिन हो गए हैं? 91। अभी मुझे और कितने ऐड करने हैं? 120 - 91। 29 डेज मुझे और चाहिए। मैं ये मैंने लिए जून के दिन, ये जुलाई के, ये अगस्त के। तो 29 सितंबर आ गया। यहां तक सब मेरे साथ पहुंच गए हैं। 29 सितंबर में 3 डेज और ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अगर बिल की ड्यू डेट है, मेच्योरिटी डेट है, तो फाइनल डेट क्या होगी? 2 अक्टूबर इज गांधी जयंती, इट इज पब्लिक हॉलीडे। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1 अक्टूबर। क्लियर हो गया है सबको? नहीं नहीं, उसे आप इग्नोर करो। क्वेश्चन को इनकरेक्टली बनाना है, उस चीज को इग्नोर करो यहाँ के लिए। क्या होगा फर्स्ट को संडे को? हाँ, तो फिर वो क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर वो आपसे डेज की भी कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो वो आपको साथ में डे भी बताते हैं। मुझे क्वेश्चन में डे बताया नहीं, इसलिए मैं संडे को इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा भी कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। बेसिकली ये रूल सबको समझ आ गया है। एक तो होता है बिल आफ्टर डेट, एक होता है बिल आफ्टर साइट। आफ्टर डेट में आपने कैलकुलेशन कहां से करनी है? जब बिल को ड्रॉ किया जाए। आफ्टर साइट में कहां से करनी है? जब बिल की एक्सेप्टेंस की डेट है। एंड मेच्योरिटी डेट में अगर हॉलीडे है तो पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले जाना है, अनफॉर्चुनेट हॉलीडे में नेक्स्ट डे सक्सीडिंग डे जाना है। यहाँ पे क्लैरिटी के लिए लिख लो, बिल एक्सेप्ट डेट से यहाँ पे इसका मतलब है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। बिल एक्सेप्टेंस डेट का मतलब है जिस दिन आपने एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट की। मान लो मैंने समीक्षा को बिल भेजा 10 दिसंबर को, इसने 2 महीने एक्सेप्ट ही नहीं किए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेमेंट का टाइम भी नहीं आएगा। बिल आफ्टर साइट का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन पर्सन ने एक्सेप्ट किया। मैं एक्सेप्टेंस वर्ड के ऊपर बार बार फोकस कर रही थी, तो अब मैं क्लैरिटी दे रही हूँ। इसका मतलब है जिस दिन मैंने एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किए। आई होप सबको ध्यान में रहेगा। देखो बुक पे आते हैं। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, छोटा सा पॉइंट बट बड़े सारे रूल। कहते हैं अगर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि आफ्टर साइट है,
इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस, उसे एक्सेप्टेंस के लिए देना जरूरी है, क्योंकि उसमें काउंटिंग कब तक शुरू ही नहीं हो सकती जब तक कि मैंने एक्सेप्टेंस के लिए दिया नहीं। बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड एक्सेप्टेंस, कौन दे सकता है? जिसके पास राइट है एक्सेप्टेंस डिमांड करने का। कितने टाइम के अंदर अंदर देगा? रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन। कब देगा? बिजनेस डे पे, बिजनेस आवर्स। ओके, कहते हैं आपको ये कब देने की जरूरत है? इफ नो टाइम और प्लेस इज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटमेंट। तो कोई आगे आएगा पॉइंट, एक मिनट। अगर प्रेजेंटमेंट में कोई भी डिफॉल्ट होता है, नो पार्टी इज लायबल टू द पर्सन मेकिंग द डिफॉल्ट। अगर मान लो आपने बिल की प्रेजेंटमेंट में ही कोई डिफॉल्ट कर दी, लेट से मैंने समीक्षा को बिल दिया संडे, तो समीक्षा लायबल ही नहीं। लेट से मैंने किसी पर्सन को बिल दिया रात को 12 बजे, बिजनेस आवर्स पे नहीं दिया, तो उस केस में भी वो लायबल ही नहीं है। कहते हैं अगर आप इस चीज में कोई भी डिफॉल्ट कर दोगे तो कोई भी पर्सन लायबल ही नहीं है। इफ ड्रॉई कांट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड, मान लो मैं बिल उसके पास देने गई हूँ और वो मुझे घर पे मिल ही नहीं रही है, वो ऑफिस में भी मिल ही नहीं रही है, आपको वो पर्सन मिल ही नहीं रहा, तो उस केस में बिल क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर। इफ द बिल इज डायरेक्टेड टू ड्रॉ एट अ पर्टिकुलर प्लेस, कहते हैं मान लो उसने कोई स्पेसिफिक जगह भी लिखी हुई थी, मुझे समीक्षा ने बोला था ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है, उसके मल्टीपल ऑफिसेज है, उसने मुझे एक स्पेसिफिक ब्रांच का एड्रेस दिया, तो आपको उसी ब्रांच पे उसी प्लेस पे देना है। एंड इफ एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट ही कांट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड देयर, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि बिल क्या हो गया है? डिसऑर्डर। When authorized by agreement or usage, a presentment through post office by means of a registered letter is sufficient. जरूरी नहीं है कि प्रेजेंटमेंट के लिए आपको पर्सनली ही जाना है, अगर आपने लेटर भी भेज दिया कहते वो भी क्या है? सफिशिएंट। बट वो क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड लेटर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मैंने स्किप किया था पहले, अब समझ आएगा। पहला रूल तो कब लगाना है? कहते हैं अगर कोई भी टाइम डिमांड डिसाइड नहीं हुआ, कोई भी प्लेस डिसाइड नहीं हुई, तो आप बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डेज में उस पर्सन को देखे आओ। अगर प्लेस डिसाइड ही हो गई थी तो हम सिर्फ एग्जैक्टली वही जगह पे देखे आएंगे, अगर वो उस प्लेस पे भी नहीं है तो बिल को क्या मान लिया जाएगा? डिसऑन। एंड अगर वो पर्सन मिल ही नहीं रहा, उस केस में भी बिल क्या मान लिया जाएगा? डिसऑन। तो याद है, इफ ही कैन आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड, तो मुझे प्रेजेंटमेंट के लिए देना ही कब होता है? अगर हम उस पर्सन को ट्रेस कर पा रहे हैं। क्लियर हो? मैं सबका चार्ट बनवाऊंगी, उससे और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। पहला टॉपिक है प्रेजेंटमेंट। प्रेजेंटमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने वैलिड प्रेजेंटमेंट नहीं की तो बिल एक तरह से क्रिएट ही नहीं हुआ, बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, आपके कोई भी राइट्स क्रिएट ही नहीं। सेकेंड, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। अब ऊपर हमने पढ़ा कि अगर प्रोमिसरी नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट must be presented to maker thereof for site if he can after reasonable search be found by a person entitled to demand payment within a reasonable time after it is made and in business hours on a business day। अगर आप कोई भी डिफॉल्ट करोगे, नो पार्टी इज लायबल। सेम रूल दोबारा रिपीट हुआ है, कोई भी नया पॉइंट नहीं, एक बार ध्यान से पढ़ो, आपको कुछ भी नया नहीं दिखेगा। सिर्फ ये एडिशनल वर्ड है जिसकी वजह से एक अलग सेक्शन बनाना पड़ा, ऊपर ये नहीं लिखा हुआ था। तो अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स की हैं सब में कोई ना टाइम पीरियड है, 3 मंथ्स, 20 डेज। कहते हैं मान लो कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, मैंने बोला अभी पैसे भेजो, मैंने तुम्हें गुड्स भेजी तुम पैसे भेजो, फिर तो फर्स्ट रूल लगेगा। नहीं तो अदरवाइज क्या रूल लग जाएगा? सेम रूल सेम है, बस उन्होंने अलग सेक्शन लिख दिया कि जब कोई सर्टेन पीरियड लिखा हो। थर्ड, draw is time for deliberation. The holder must, if so required by the drawee of a bills of exchange, present it to him for acceptance. Allow the drawee 48 hours to consider whether he will accept it or not. तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि बिल आपको भेजना कितने टाइम के अंदर अंदर है? रीजनेबल टाइम। जब सामने वाले पर्सन को बिल मिल गया
उसने कितने टाइम के अंदर अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है? 48 आवर्स। 48 आवर्स कैसे काउंट करने हैं? एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। पहला पॉइंट था बिल की एक्सेप्टेंस की प्रेजेंटमेंट। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर। तो लिखो फर्स्ट को रूल्स ऑफ प्रेजेंटमेंट। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ओनली आफ्टर साइट। आफ्टर डेट में तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि आफ्टर डेट में मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए ही नहीं है। समझ आई है ना बात? एक्सेप्टेंस सिर्फ किस टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की चाहिए होती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक की भी एक्सेप्टेंस चाहिए ही नहीं होती। सॉरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। चेक किया प्रॉमिसरी नोट की एक्सेप्टेंस तो चाहिए ही नहीं होती। उस केस में तो पर्सन खुद बोल रहा है मैं पेमेंट करूंगा। हमें एक्सेप्टेंस सिर्फ किस चीज की चाहिए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो भी किस टाइप के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चाहिए? आफ्टर साइट वाले की चाहिए। क्लियर हुआ है ना सबको? तो इसमें पहला पॉइंट, बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड एक्सेप्टेंस। ऑन बिजनेस आवर्स, ऑन बिजनेस डे, विद इन अ रीजनेबल टाइम। एट स्पेसिफाइड प्लेस। और बिजनेस प्लेस और रेजिडेंशियल एड्रेस। मैं तीन पॉइंट्स को, तीन में भी आगे छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स थे, सिंपल लैंग्वेज में एक ही पॉइंट में लिखवा रही हूँ। सिर्फ यही टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है इस चैप्टर में, बाकी सारी तो बहुत आसान चीजें हैं। इसमें से 5 मार्क्स की केस स्टडी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंटमेंट कैसे करनी है? एक्सेप्टेंस की प्रेजेंटमेंट। एक्सेप्टेंस चाहिए ही सिर्फ किसे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर साइट। तो ये टॉपिक ही सिर्फ किसके लिए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर साइट के लिए। कौन डिमांड कर सकता है एक्सेप्टेंस? हु इज एंटाइटल्ड टू डिमांड? कब कर सकता है? बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डेज में, विद इन अ रीजनेबल टाइम करेगा। कहां पर करेगा? अगर कोई स्पेसिफिक जगह डिसाइड की थी तो वहीं पर ही करेगा। अगर कोई जगह डिसाइड ही नहीं की, किसी भी बिजनेस प्लेस पे कर सकता है। बिजनेस प्लेस नहीं है उस पर्सन का तो कहां पर कर सकता है? रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आप किसी एक भी चीज में डिफॉल्ट करोगे, देखो उन्होंने क्या लिखा, नो पार्टी इज लायबल देयर। तो कोई भी पर्सन उसके लिए लायबल ही नहीं होगा। आपका कोई राइट क्रिएट ही नहीं होगा। और अगर उस पर्सन को ढूंढा नहीं जा सकता, इफ पर्सन कांट बी फाउंड, तो फिर बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर।
रॉय को एक्सेप्ट कितनी देर के अंदर अंदर करना है? रॉय मस्ट एक्सेप्ट विद इन 40, एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। अगर ये सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो गए, रिविजन करते हुए समझ ही नहीं आएगा क्या कुछ लिखा हुआ है लॉ की लैंग्वेज में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दिस डाउन इन सिंपल लैंग्वेज। मैं रिपीट करूं? देखो, एक पैराग्राफ से कितना कुछ निकला। पहले कहते प्रेजेंटमेंट कर रहे हैं एक्सेप्टेंस के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कर रहे हैं जो कि आफ्टर साइट वाला है। ये रूल, पहला रूल उन्होंने कहा कब लगाना है? अगर कोई भी टाइम डिसाइड नहीं हुआ, कोई भी जगह डिसाइड नहीं, तो आपने प्रेजेंट करना है ड्रॉइंग को। कब प्रेजेंट करना है? इफ ही कैन बी फाउंड, अगर उसे ढूंढा जा सकता है, नहीं तो प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में, इन बिजनेस आवर्स ऑन बिजनेस डे। अगर आप डिफॉल्ट करोगे प्रेजेंटमेंट में, नो पार्टी इज लाइबल, तो आपका कोई राइट क्रिएट ही नहीं हुआ, सामने वाले की कोई ड्यूटी ही नहीं बनी। अगर ड्रॉइंग को ढूंढा नहीं जा सकता तो बिल क्या हो गया? डिसऑनेस्ट। कहां पर प्रेजेंट करना है? पर्टिकुलर प्लेस में। अगर उस पर्टिकुलर प्लेस पे पर्सन उस दिन नहीं ढूंढा जा रहा तो भी बिल क्या हो गया? डिसऑनेस्ट। अगर वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए था तब भी सेम रूल है, सेम पर्सन विद इन रीजनेबल टाइम, बिजनेस आवर्स एंड बिजनेस डेज। अगर इसमें कोई भी डिफॉल्ट होगा, नो पार्टी इज लाइबल। ड्रॉइंग को कितना टाइम मिलेगा डेलिब्रेट करने के लिए? 48 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज। आई होप सबको याद हो गया पहला पॉइंट। अब लेट बिल की मेच्योरिटी का टाइम आ गया। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, बिल की मेच्योरिटी होनी थी 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर आ गई। अब क्या करना है? कहते हैं चाहे कोई प्रोमिसरी नोट है, चाहे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे कोई चेक है, आप उसे प्रेजेंट करोगे पेमेंट के लिए। प्रोमिसरी नोट के लिए किससे पैसे मांगने जाएंगे? मेकर से। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए किससे पैसे मांगने जाएंगे? जिसने एक्सेप्ट किया है। चेक के लिए किससे पैसे मांगने जाएंगे? ट्रॉय से, रिस्पेक्टिवली। बाय और ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर, जो भी होल्डर है, अगर मैंने एंडोर्स किया तो बिल किसी और के पास होगा, वो पर्सन जाके पैसे मांगने जाएगा। अगर वो प्रेजेंट ही नहीं करेगा तो सामने वाली पार्टी लायबल नहीं। ठीक है? मान लो मुझे आकाश ने एक चेक इशू किया, मुझे चेक को प्रेजेंट करना था 3 मंथ्स के अंदर अंदर। अगर मैं चेक को प्रेजेंट ही नहीं करूंगी, क्या मैं आकाश को बोल सकती हूँ बिल डिसऑनर हो गया है? इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपको प्रेजेंट करना है। पहले एक्सेप्टेंस के लिए था, एक्सेप्टेंस के टाइम सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। पेमेंट के लिए तीनों टाइप आ गई नेगोशिएबल। कहते हैं अगर आपको अग्रीमेंट में ऑथराइज किया गया है तो आप पोस्ट ऑफिस से भी प्रेजेंटमेंट कर सकते हो। अगर कोई प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है और कोई भी जगह डिसाइड नहीं की गई, तो प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत ही नहीं। तो जो प्रॉमिसरी नोट है जिसमें पर्सन ने खुद बोला कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और वो ऑन डिमांड है, एंड कोई भी जगह डिसाइड नहीं की गई, ये एक्सेप्शन है, इस केस में प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 6, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इमेज है किसी चेक की, तो जो ड्रॉई बैंक है इट इज एंटाइटल्ड टू डिमांड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक चेक भेजा है तो बैंक को शायद चेक करने के लिए जो मेरा चेक है वो जेन्युइन है या नहीं है, कुछ और डिटेल मेरे से चाहिए हो, कहते हैं उस केस में बैंक के पास राइट होगा, वो आपसे क्या डिमांड कर सकती है? फर्दर इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकती है। तो हमारे पास सेकेंड रूल आ गया। मतलब फर्स्ट कैटेगरी थी एक्सेप्टेंस वाली, सेकेंड कैटेगरी आ गई पेमेंट वाली। ये सबके ऊपर अप्लाई होगी किसी भी टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आवर्स फॉर प्रेजेंट, हमने कब प्रेजेंट करना है? ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइट, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मेच्योरिटी। में पैसे मांगने कब जाने हैं? मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी डेट क्या होती है? ड्यू डेट में हम कितने दिन ऐड करते हैं? 3 days। कहते हैं अगर कोई प्रोमिसरी नोट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में है, लेट से मैंने आपको बोला कि मैं आपको टोटल 60,000 रुपीज पे करूंगी, 20,000 ईच मंथ, तो इस केस में आपने कब प्रेजेंट करना है? हर महीने के बाद थर्ड डे। तो कहते हैं अगर कोई प्रोमिसरी नोट इंस्टॉलमेंट्स में पेएबल है तो आप पेमेंट के लिए प्रेजेंट करोगे थर्ड डे आफ्टर डेट फिक्स फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट में क्या कर दिया? 3 ग्रेस डेज ऐड कर दिए। हम वैसे भी तो यही करते हैं, यहाँ पे हर इंस्टॉलमेंट के साथ 3 डेज ऐड कर दिए।
प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस। कहते हैं मान लो कोई ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें डिसाइड किया गया था कि बिल एक स्पेसिफिक जगह पे ही प्रेजेंट किया जाएगा, तो उस चीज को वैलिड बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन, किसी पर्सन को लाइबल बनाने के लिए आपको एग्जैक्टली उसी प्लेस पे ही करना है। तो तभी जब मैंने फर्स्ट रूल लिखवाया, मैंने उसमें एक सीक्वेंस लिखवाया। अगर कोई प्लेस स्पेसिफाई किया गया है तो उसी जगह पर ही करना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो कहां पर करना है? बिजनेस प्लेस। अगर उस पर्सन को बिजनेस प्लेस पे भी नहीं ढूंढ सकते तब कहां पर करना है? रेजिडेंशियल एड्रेस। तभी सामने वाली पार्टी लाइबल होगी, अदरवाइज द अदर पार्टी वुड नॉट बी लाइबल। प्रेजेंटमेंट वेयर नो प्लेस इज स्पेसिफाइड। कहते हैं मान लो आपने कोई स्पेस डिसाइड ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? बिजनेस प्लेस। अगर बिजनेस प्लेस भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? यूजुअल रेजिडेंस। प्रेजेंटमेंट में मेकर हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस। कहते हैं मान लो आपको पता ही नहीं है, ना आपको उसका प्लेस पर बिजनेस का जगह पता है, ना ही आपको उसका घर का एड्रेस पता है, तो उस केस में क्या होगा? जहां पर भी आप उस पर्सन को ढूंढो। Presentment of check to charge drawer. Subject to the provisions of 84, a check must, in order to charge the drawer, be presented at the bank upon which it is drawn before. इस चीज को प्लीज हाईलाइट करो, इसे खुद समझने की कोशिश करो। ट्रीटमेंट कर रखी है बैंक के साथ तो उसको ऑडिट करना। वो पॉइंट नहीं है बच्चे। लेट्स से ए ने बी को चेक इशू किया, यस बैंक का, 10 लाख का, ठीक है। एंड उसने चेक के ऊपर डेट लिखी थी 15 दिसंबर। बी ने इसे प्रेजेंट किया 15 जनवरी। तो क्या ये प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस फॉर पेमेंट वैलिड है? एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को चेक दिया है, चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है 15 दिसंबर, सामने वाले ने बैंक में चेक प्रेजेंट कर दिया 15 जनवरी। क्या ये प्रेजेंटमेंट वैलिड है? कितना टाइम अलाउड होता है चेक के केस में? 3 मंथ्स। 3 मंथ के अंदर अंदर उसने प्रेजेंट किया तो प्रेजेंटमेंट क्या है? वैलिड है। लेट सपोज 31 दिसंबर को यस बैंक इंसॉल्वेंट हो। अब जब भी यस बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, सबको पूरे पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, कुछ लोगों के क्या हो जाएंगे? बैड डेट्स हो जाएंगे। लेट से यस बैंक अब सबको सिर्फ 40% पेमेंट ही कर सकता है, बाकी सारी अमाउंट रिकवर नहीं की जा सकती, बैंक ही इंसॉल्वेंट हो गया। तो इस केस में ए कहता मेरी तो कोई गलती नहीं है, कहता मैंने आपसे टोटल 10 लाख लेने थे, बैंक मुझे कितने पैसे दे रहा है? 4 लाख। आप मुझे बाकी के 6 लाख रुपीज दो। क्या बी को 6 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे? यस और नो? नहीं करने पड़ेंगे। रीड करो इसे अच्छे से। क्लियर हुआ है या नहीं? याद क्या कुछ करना है? आई नो मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है, याद क्या कुछ करना है? पहला टॉपिक आप लोगों ने याद करना है कि बिल की ड्यू डेट क्या होती है, बिल किस किस टाइप के होते हैं, और बिल की मैच्योरिटी डेट क्या होती है, इसके रूल्स याद हो गए। फिर सेकंड याद करना है बिल की प्रेजेंटमेंट के रूल, एक्सेप्टेंस के लिए, कि जब बिल को एक्सेप्टेंस के लिए दिया गया तब क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, जिसका अभी हम लोगों ने चार्ट बनाया।
इसमें ये पांचों में से किसी भी पॉइंट पे केस स्टडी आ सकता है। थर्ड रूल जो आपको याद करना है, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं, सारे पॉइंट्स बार बार वही रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट क्या है, कहते हैं प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉवर। अगर आप ड्रॉवर से कुछ भी रिकवर करना चाहते हो तो चेक को प्रेजेंट करना है। कब तक प्रेजेंट करना है, जब तक के ड्रॉवर और बैंकर के बीच में रिलेशन चेंज नहीं हुआ। अगर ड्रॉवर और बैंक का रिलेशन ही ऑल्टर हो गया है तो जो प्रेजेंटमेंट है वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। आई होप सबको समझ आया है। मैंने इसे एग्जाम्पल में बोला, फिर रिलेशन कैसे अलग होगी? बच्चे अब बी बैंक से भी पूरे पैसे रिकवर कर ही नहीं सकता, बी और बैंक का रिलेशनशिप ही चेंज हो गया। पहले बी क्या था, बी का बैंक में एक अकाउंट था और उसने बैंक से पैसे ले लिए थे। अब जब बैंक इंसॉल्वेंट हो तो ऑफिशियल असाइनी आ गए। ऑफिशियल असाइनी सारे डेटर्स के साथ सेटलमेंट कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कुछ अमाउंट पे कर रहा है। ठीक है, इसमें से सॉल्वेंसी की याद हो गया, सॉल्व हो सकती इंसॉल्वेंसी। और भी कोई केस हो सकता है, इंसॉल्वेंसी एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन। कहते हैं चेक इन ऑर्डर टू एनी पर्सन अदर देन ड्रॉवर बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम। कहते हैं मान लो आप ड्रॉवर से नहीं पैसे लेने चाहते, आप किसी और पर्सन से पैसे लेना चाहते हैं। एनी पर्सन अदर देन ड्रॉवर, ए ने चेक दिया बी को, बी ने एंडोर्स कर दिया सी, सी ने बैंक में चेक लगाया और पता चला कि बैंक इंसॉल्वेंट हो गया। अब सी बी से या ए से पैसे लेना चाहता है, तो कहते हैं ए तो ड्रॉअर है, ए से तो आप मांग ही सकते हो। ए के लिए तो क्या रूल लग जाएगा, पहला रूल, जब तक के रिलेशन चेंज नहीं हुआ तब तक कर सकते थे। पर बी से करने के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि अभी भी आपको क्या करना है, प्रेजेंट विद इन रीजनेबल टाइम। अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड है, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसीव्ड बाय होल्डर। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उस केस में हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट करेंगे। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है तो उस केस में हम उसके ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल लिक्विडेटर को करेंगे। ठीक? अगर आपने प्रेजेंटमेंट में डिले कर दिया तो वो डिले वैलिड होगा या नहीं होगा। कहते डिले सिर्फ तभी वैलिड होगा अगर जो डिले था वो ऐसे किसी कारण की वजह से था जो कि होल्डर के कंट्रोल के ही बियॉन्ड है, जिसमें उसका कोई डिफॉल्ट नहीं है, उसका कोई नेग्लिजेंस भी नहीं है, वो उसके भी कंट्रोल के बियॉन्ड है। जैसे कि मान लो फ्लड्स आ गए, कोविड आ गया, ऐसी कोई चीज है वो आपके भी कंट्रोल के बियॉन्ड। 50-60% चीज समझ आई है। टॉपिक है ही कंफ्यूजन वाला। जिसको नहीं समझ आई ना एक्चुअली वही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बाकी ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर मैं सच्ची बताऊं, एक्चुअली इसे समझना डिफिकल्ट, समझना मतलब सेंसिबल सी चीज ही नहीं लगती। जब तुम पहली बार अगर तुम ऐसे ही क्लास में बैठे हो तब तो तुम्हें समझ ऐसे लगेगा, हाँ आ गया मैम समझ, क्या बड़ी बात बताई है। पर तुम जेन्युइनली समझने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि एक्ट क्या बोलना क्या चाहता है, कि वो क्या कन्वे क्या कर रहे हैं। हर जगह नई नई बात आ रही है। तो इसे 2-3 बार पढ़ के फिर थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आई। देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो कैटेगरी है, एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना है। एक्सेप्टेंस के लिए सिर्फ किस चीज को प्रेजेंट करना होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को। सिर्फ किस टाइप के बिल को करना होता है, आफ्टर साइड वाले बिल को करना होता है। कौन कर सकता है, जो पर्सन के पास राइट है एक्सेप्टेंस डिमांड करने का, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर करेगा, बिजनेस आवर्स में करेगा, बिजनेस डेज पे करेगा। अगर मान लो कोई स्पेशल जगह डिसाइड की थी तो उस स्पेशल जगह पर ही करेगा। अगर कोई स्पेशल जगह डिसाइड नहीं की गई है तो बड़ी आगे जाके इन्होंने रूल बताया कि फिर कहां पर करेगा, बिजनेस प्लेस में। अगर बिजनेस प्लेस पे फिक्स सेक्शन 70 में जाके बताया, सेक्शन 61 के बाद अगर बिजनेस प्लेस में भी वो पर्सन नहीं मिल रहा फिर कहां पर करना पड़ेगा, यूजुअल रेजिडेंस में। कहते हैं मानो ना उसका बिजनेस प्लेस है ना मुझे उसका घर का एड्रेस पता है, तो अब कहां पर करेंगे, जहां पे भी वो हमें पर्सन मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट और सेक्शन 70 और 71 पहले तो इंटरलिंक्ड है। जो मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया ना, डी पॉइंट आपके नोट्स में, ये वाला पॉइंट सेक्शन 61 का है, ये सेक्शन 70 का है। सेक्शन याद नहीं करनी है।
एंड सेक्शन 71 का एक और पॉइंट है, एनी प्लेस वेयर ड्रॉअर में बी फाउंड। इतनी सी बात सबको समझ आई? यहां तक गारंटी दे सकते हो कि इतनी ही समझ आई है कि नहीं? स्नेहा, आया कि नहीं समझ इतना? सेक्शन 71 है, वो तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फर्स्ट सेक्शन 61 में उसको। कैसे? उसने कहा कि जहाँ पे मिल जाएगा वहां पे मिल जाएगा। कहते मान लो मिल ही नहीं रहा फिर। पहले उन्होंने कहा स्पेसिफाइड प्लेस पे, एक जगह फिक्स कर ली। मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें सेक्टर 32 में यहाँ पर मिलने आऊँ, तो सेक्टर 32 में ही प्रेजेंट करना है और कहीं नहीं जाना। अगर कोई जगह फिक्स नहीं की तो जो भी मेरा ऑफिस का एड्रेस, अगर ऑफिस मेरा है ही नहीं, मैं घर से ही काम करती हूँ, तो मेरे घर के एड्रेस पे, मान लो मेरा फिक्स कोई घर का एड्रेस भी नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ, या मैं तुम्हें वहां पर भी मिल ही नहीं रही, तो जहां पर भी वो पर्सन मिल जाए। ये सारे रूल्स कोई भी किसी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, सारे सीक्वेंस में अप्लाई करने। इतनी बात समझ आई है? क्या अब मैं ये कह सकती हूँ कि सबको सेक्शन नंबर 61, सेक्शन 62, 63 एंड 69, 70, 71, ये तीनों समझ आ गए हैं? इतनी की बात क्लियर है? अगले पॉइंट पे आते हैं, पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना। पेमेंट के लिए हर टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ही प्रेजेंट करना है, चाहे प्रोमिसरी नोट है, चाहे बिल है, चाहे चेक है। कहते तो सामने वाला पर्सन कब लायबल होगा? अगर आपने पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया। अगर आपने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया तो सामने वाला पर्सन लायबल ही नहीं। पर मान लो कोई प्रोमिसरी नोट ऐसा है जो कि पेबल है ऑन डिमांड, एंड कोई जगह डिसाइड नहीं की गई, तो जब कोई जगह डिसाइड ही नहीं की गई तो उसे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है हमारे लिए? एक्सेप्शन। ठीक है। कौन से आवर्स पे प्रेजेंट कर सकते हो? बिजनेस आवर्स पे। कब प्रेजेंट करना होता है? ड्यू डेट पे नहीं करना होता, हमें कब करना होता है? मेच्योरिटी डेट पे। अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी थी तो हर इंस्टॉलमेंट की डेट में हम क्या करेंगे? 3 ग्रेस डेज ऐड कर देंगे। अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड की गई थी और आपने कहीं और प्रेजेंट कर दिया तो सामने वाली पार्टी लायबल नहीं हो। आप सामने वाली पार्टी को कब लायबल बना सकते हो? अगर आप सही प्लेस पे प्रेजेंट कर। अभी समझ आया है वो? एक बार फिर से घर जाके रीड कर। ये सेक्शन 72 सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते अगर मान लो, ये सिर्फ रूल कब के लिए है? चेक के लिए। चेक में कहते हैं आप ड्रॉअर को कब लायबल बना सकते हो? ड्रॉअर को आप सिर्फ तभी लायबल बना सकते हो अगर आपने चेक प्रेजेंट किया है जिससे पहले की ड्रॉअर और बैंक का रिलेशन ऑल्टर नहीं हो। अगर हमारे चेक को प्रेजेंट करने से पहले ड्रॉअर और चेक का रिलेशनशिप भी चेंज हो गया है, ड्रॉअर और बैंक का रिलेशनशिप भी चेंज हो गया है, तो आपकी प्रेजेंटमेंट क्या हो जाएगी? इनवैलिड। एक तो है कि ड्रॉअर को कब चार्ज कर सकते हो, एक है अदर पर्सन को कब चार्ज कर सकते हो। वो भी सिर्फ कब कर सकते हो? अगर आपने क्या किया है? रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर किया है। इग्नोर करो इस चीज को। अगर पर्सन की डेथ हो गई है, डिसीज्ड पर्सन है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाओगे। अगर पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके ऑफिशियल लिक्विडेटर, रिसीवर या असाइनी, इन लोगों के पास जाओगे। अगर प्रेजेंटमेंट में डिले का रीजन ऐसा है कि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो हम उसे वैलिड मान लेंगे। बट वो कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि आपने सिर्फ नेग्लिजेंस दिखाई थी। आपकी नेग्लिजेंस को, आपके मिसकंडक्ट को हम ये नहीं मान लेंगे कि आपके कंट्रोल में नहीं। क्लियर? पक्का? तो अब आपने रिवीजन क्या क्या करनी है, जो मैंने नोट्स बनाए। सेक्शन नंबर 64, 64 की एक्सेप्शन इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 72, 73, 74, 72, 73, 74 भी नहीं चाहिए। ये टॉपिक मैं कल करवाती हूँ, कब प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट, रूल्स ऑफ कंपनसेशन। रूल्स आज कर लो, नेक्स्ट टॉपिक कल वाली क्लास में करेंगे प्रैक्टिस के साथ।
कहते हैं मान लो कोई प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, चाहे प्रोमिसरी नोट चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक, वो डिसऑनर हो गया। तो अब इस केस में हम क्या क्या कंपनसेशन मांग सकते हैं? मान लो मुझे मनवीर ने 5 लाख का चेक इशू किया था और वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो अब मैं मनवीर से क्या कुछ डिमांड कर सकती हूँ? आप बताओ क्या डिमांड कर सकती हूँ मैं? 5 लाख रुपीज जो अमाउंट ड्यू थी वो तो उससे मांगूंगी ही, प्लस अगर मेरे कोई भी प्रेजेंट करने के, नोटिंग के या प्रोटेस्टिंग के एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, जिन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर किया हुआ है, हम उसमें नोटिंग चार्जेस पढ़ते थे। नोटिंग चार्जेस में मेरी तो कोई गलती नहीं, जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, मुझे लॉयर को फीस पे करनी पड़ी, हम वो भी रिकवर करेंगे। ठीक है। कहते हैं मान लो लेट से मनवीर रहती है यूएस में, मैं रहती हूँ इंडिया में, उसने बिल ऑनर नहीं किया, तो मैं उससे कंपनसेशन मांगने गई। जब उसने मुझे कंपनसेशन दी तब तक फॉरेन एक्सचेंज का रेट चेंज हो गया होगा, उसकी वजह से भी मुझे लॉस हो सकता है। कहते हैं अगर जो पर्सन है वो एक डिफरेंट जगह पे रहता है, तो वो सामने वाले से साथ में और क्या रिकवर कर सकता है? करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू प्लेसेस। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज की वजह से लॉस हुआ आप उससे वो भी रिकवर कर सकते हो। उसने मुझे लेट पेमेंट की तो मैं उससे साथ में और क्या रिकवर कर सकती हूँ लेट पेमेंट के लिए? इंटरेस्ट। तो आप एक्चुअली 3 चीजें रिकवर कर सकते हो पर्सन से, जो भी अमाउंट ड्यू थी, प्लस एक्सपेंसेस ऑन नोटिंग और प्रेजेंटमेंट, प्लस एक्सचेंज रेट डिफरेंस, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर। अब कल तक ये टॉपिक अच्छे से रीड करके आओ, कल हम इसी चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जो लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है कि कब प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती, उस टॉपिक को पढ़ो। मैम 18% फिक्स रहेगा? यस, इट इज फिक्स्ड 18%। ओके मैम। सेक्शन 64 सेक्शन